हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। मैं हूं आपका बात करिए और आप सीधा स्वागत है आपके अपने चैनल रैंक प्लस पर, जहां पढ़ते हैं पूरे एक लॉजिक और एक कंसेप्ट के साथ, जिससे आप चीजों को केवल याद ना करो बल्कि समझो भी। तो बच्चों देखो, आज की जो वीडियो है वो काफी ज्यादा स्पेशल रहने वाली है, क्योंकि आज हम सीखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो है कि किसी भी कण में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करना। क्या वो कोई भी कण दे दिया जाए, चाहे वो एक परमाणु हो, एक अणु हो, या कोई आयन ही क्यों ना हो, और वहां पे पूछा जाए आपसे कि इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन होंगे, तो ये ज्ञात करना आना चाहिए आपको। क्योंकि बच्चों देखो, केमिस्ट्री के अंदर अगर बात की जाएगी तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आपके पास परमाणु होता है और उसके अंदर आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन की बातें की जाती है। तो अगर आपको ये पता ही नहीं होगा कि किसी परमाणु के अंदर कितने प्रोटॉन हो सकते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, या कोई आयन दे दिया जाए, पूछ रहे यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, कितने प्रोटॉन होंगे, तो ऐसे टाइप के जो क्वेश्चन है ये केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। इवन केमिस्ट्री में काफी सारे टॉपिक्स में या क्वेश्चंस को सॉल्व करते टाइम भी इन चीजों की हमें बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो ये जो आज की वीडियो है वो आपके लिए काफी ज्यादा स्पेशल रहने वाली है। एंड चिंता मत करना, आपके भास्कर भी आपको बहुत ही ईजी पढ़ाएंगे, तो थोड़ा ट्रिक और फॉर्मुले से देखेंगे, ताकि आप आराम से इसको सीख जाओ। एंड जब भी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आया, कभी आपको जरूरत पड़ जाए इलेक्ट्रॉन निकालने का या प्रोटॉन या न्यूट्रॉन निकालने का, तो वो आप हर बार कर पाओ। ओवरऑल सभी जगह ये ट्रिक वर्क करेगी। ओके, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर लेना, एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओके, तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे थोड़ा सा कण के बारे में, थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि ये जो शब्द है हमारा मतलब क्या है। तो देखो, कण से अगर हम बात करें केमिस्ट्री में, तो हमारा मतलब असल में होता है परमाणु से, अणु से या आयन से। असल में यहाँ पे हम तीन कैटेगरी असल में हम आराम से देखेंगे। एक तो हम बात करेंगे थोड़ा सा हमारे परमाणु के लिए, हम बात करेंगे हमारे अणु के लिए, और हमारे आयन के लिए। आपको कुछ भी दिया जाए, आप तीनों ही कंडीशन में, परमाणु, अणु या आयन की स्थिति में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन कैसे काउंट करोगे। ओके, पर यहाँ पे मैं थोड़ी सी चीजें पहले क्लियर कर देता हूँ कि परमाणु, अणु और आयन में थोड़ा सा फर्क बता देते, चिंता मत करो। बेसिक्स नहीं भी आता होगा तो भी सब क्लियर हो जाएगा, उसकी चिंता मत करना। ओके, तो परमाणु क्या होता है? परमाणु बेसिकली हमारा वो कण होता है जो हमेशा सबसे अलग रहने वाला है, एकदम सन्यासी की तरह जो रहता है, वो बेसिकली हमारा परमाणु होता है ना। जैसे कि आप जानते हो बहुत सारे परमाणु हमारे पास रहते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, या सोडियम हो गया, या फ्लोरीन हो गया, हीलियम हो गया, या फिर आपका आयरन हो गया, कुछ भी हो। मतलब कोई भी ऐसा कण जो एकदम अकेला है, किसी से भी जुड़ा हुआ नहीं है, चाहे वो खुद से जुड़ा हो या किसी से भी जुड़ा ना हो, एकदम अकेला रहे, वो क्या है? आपका परमाणु। ठीक है, एकदम अकेला रहने वाला है, वो तो परमाणु हो गया। अणु क्या होता है? अणु होता है हमारा वो कण जो कि परमाणुओं से मिलकर बनता है। ओके, यानी अब एक से ज्यादा प्रकार के परमाणु वो हो सकते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल में बात करेंगे, जैसे कि H2 हो गया, या Fe2 हो गया, या Fe2O3 कह सकते हैं, ज्यादा सही है। या फिर हमारा F2 हो गया, या P4 हो जाए, या S8 हो जाए, या फिर C6H12O6 हो गया, H2SO4 हो गया, H2O, कुछ भी कह लो आप। यानी जहां पर भी दो या ज्यादा परमाणु आ जाए, चाहे वो एक जैसे हो चाहे वो अलग अलग, हमें फर्क नहीं पड़ता। जैसे H2 की बात करोगे, दो हाइड्रोजन परमाणु है, दोनों ही सेम होंगे, आपस में आके जुड़ गए। मेन क्या है? परमाणु आए और जुड़ जाए, चाहे वो समान हो, असमान हो, किसी भी संख्या में जुड़े, इससे फर्क नहीं पड़ता। उसको आप क्या बोलते हो? अणु। जैसे इन सारे एग्जांपल्स में आप देख सकते हो, जरूरी नहीं केवल दो ही परमाणु हो। यहाँ पे देखो C6H12O6 में हमारे पास टोटल कितने हो गए? 6 और 12 और 6, टोटल 24 परमाणु हमारे पास हो जाते हैं ना। इससे फर्क नहीं पड़ता कि कितने होंगे, कौन कौन से होंगे, बस वो आपस में आके जुड़ने चाहिए, तो वो आपका अणु हो जाता है। ठीक है, परमाणु, अणु। आयन क्या होता है? आयन हम शब्द तब लेते हैं जब किसी पर कोई आवेश आ जाता है। ये शब्द यूज में लिया जाता है आवेश आने की स्थिति पे, कि कोई भी कण जिस पर आवेश आ जाए। आवेश कौन सा है? या तो धनावेश आएगा या फिर ऋणावेश आएगा, है ना। तो किसी भी टाइप का अगर आवेश आ जाता है तो उसको आप आयन बोलते हो। जैसे कि अगर मैं बात करूंगा, H माइनस हो गया, या F माइनस हो गया, या फिर आपका हो गया CO3-2 हो गया, या SO4-2 हो गया, या PO4-3 हो जाए, है ना। तो आपका कुछ भी हो, चाहे वो एक परमाणु के ऊपर आवेश आए या किसी अणु के ऊपर आवेश आ जाए, तो वो आपका क्या होता है? एक आयन में कहलाता है। जैसे ऋणायन की कुछ एग्जाम्पल है, आप धनायन में भी दे सकते हो, जैसे कि NH4 प्लस हो जाए, या आपका Fe+2 हो गया, कॉपर+1 हो जाए, तो ये सारे के सारे क्या है? आपके आयन में आ जाते हैं। तो हम हर एक स्थिति में एक परमाणु, अणु और एक आयन, तीनों ही स्थितियों में हम देखेंगे कि आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कैसे काउंट करने वाले। ओके, लेकिन यहाँ पर हम एक दो चीजें और सीखना चाहिए जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन कैसे बनता है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो पहले तो बेसिक डिफरेंस आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। ओके, अब हम बात करते हैं थोड़ा सा और हमारे तत्व के निरूपण पे हम थोड़ी सी बात करेंगे। ओके, इसके बाद फिर हम फॉर्मूला देखेंगे आराम से, और एक ही बार में आप ये टॉपिक सीख जाओगे। देखो, तत्व का निरूपण करना आना चाहिए। ओके, क्योंकि देखो, अगर हम बात करें किसी भी तत्व की, तो मान लो कोई भी तत्व है जिसको मैं एक्स
से प्रदर्शित कर रहा हूँ, आपको पता है हर एक तत्व का एक सिंबल होता है, चिन्ह होता है ना? तो मान रहा हूँ कि x क्या है, मेरा एक चिन्ह है, किसी भी तत्व का चिन्ह, तत्व का चिन्ह आपको दिया हुआ है, मान लो कि वो कैपिटल X, ठीक है। अब क्या होता है, इस X जो चिन्ह होता है किसी भी तत्व का, उसमें हमेशा 2 अंक आपको हमेशा मिलते हैं। एक अंक तो होता है आपका नीचे की तरफ और एक अंक हमेशा ऊपर की तरफ लिखा जाता है। ओके, ध्यान रखना, जो भी आपका चिन्ह की अगर बात करेंगे, उसमें जो भी अंक आपका नीचे की तरफ लिखा जाता है, वो आपका परमाणु क्रमांक कहलाता है हमेशा। ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या होता है आपका परमाणु क्रमांक। यानी हर परमाणु क्रमांक क्या होता है, आप ऐसे बोल सकते हो कि जैसे कि आपके पास कोई क्लास है, आप एक स्कूल में हो ना, स्कूल में क्लास होती है। अब क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, ठीक है। अब हर बच्चे का नाम भी होता है, हर कोई जानता है, लेकिन आपको पता है फिर भी आपको एक रोल नंबर दिया जाता है ना, आपको नंबर देते हैं कि 1 2 3 4 अटेंडेंस लेते टाइम आपको पता होगा कि यार रोल नंबर से बोला जाता है, और आप यस सर या प्रेजेंट एब्सेंट ये सब आप बोलते हो, सही है। तो उससे क्या होता है, सिर्फ फायदा होता है चीजों का स्टडी करना या पता करना लोगों के बारे में, कौन कौन है कौन कौन नहीं है। तो ऐसे हम हर किसी को नंबर दे देते हैं। ऐसे आप जानते हैं कि हमारे पास प्रकृति में टोटल 118 तत्व हैं, और अभी भी खोज चल रही है। हम जानते हैं आगे और भी नए तत्व खोजे जाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में इन सब के बारे में अच्छे से स्टडी करने के लिए हम इनको एक नंबर दे देते हैं, और वो जो नंबर है उसको बोला जाता है परमाणु क्रमांक, यानी परमाणु के क्रम का अंक कि वो कौन से नंबर पे आएगा, तो उसको परमाणु क्रमांक बोला जाता है। और वो हमेशा किसी भी चिन्ह में नीचे की तरफ लिखा जाता है। ओके, और इसमें एक और अंक लिखा जाता है, वो ऊपर की तरफ लिखा जाता है। जैसे यहाँ पे मैं कैपिटल ए से उसे प्रदर्शित करते हैं, ये क्या होता है, ये होता है परमाणु भार। इसको क्या बोलते हैं, परमाणु भार बोलते हैं। परमाणु भार यानी भार क्या होता है, वजन होता है। तो अब परमाणु भी क्या है, कण है ना, और हर कण का कुछ ना कुछ वजन होता ही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो बहुत छोटा हो या बहुत ज्यादा बड़ा हो, उसका वजन होता ही है, तो उसका परमाणु भार बोलते हैं। ओके, तो ध्यान रखना, किसी भी तत्व को अगर निरूपित किया जाता है तो हमेशा उसमें दो चीज आपको देखनी पड़ती है। एक तो नीचे की तरफ जो नंबर है उसको परमाणु क्रमांक बोलते हैं, और ऊपर की तरफ जो नंबर है वो परमाणु भार बोला जाता है। ओके, अब इसमें ये कंफ्यूज मत होना कि ये नंबर आपका, जैसे मैंने राइट की तरफ देखा तो राइट में होना चाहिए, नहीं, कहीं भी हो, ऊपर हो नीचे हो, लेफ्ट राइट कहीं भी हो, आपको ऊपर नीचे देखना है। जैसे अगर मान लो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, जरूरी नहीं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्स जेड ए, ऐसे लिख दो तो भी एक ही बात है। नीचे की तरफ परमाणु क्रमांक होगा, ऊपर की तरफ परमाणु भार होगा। या फिर इसको ऐसे लिख दो, एक्स जेड यहाँ पे रखो, ए यहाँ पे रखो, तो भी एक ही बात है। ऊपर की तरफ जो नंबर है वो परमाणु भार है, नीचे की तरफ जो नंबर है वो परमाणु क्रमांक है। या फिर जेड यहाँ डाल दो, ए यहाँ डाल दो, तो भी एक ही बात है। ऊपर की तरफ परमाणु भार, नीचे की तरफ परमाणु क्रमांक, ये फिक्स रहता है। ओके, तो इसी के आधार पर, क्योंकि देखो जो हमारी फॉर्मूला है, जो मेरी ट्रिक है, उसके लिए आपको ये दो चीजों का आना बहुत जरूरी है। और जो क्वेश्चन आपको दिया जाता है उसके अंदर भी आपको ये दो चीजें पता करनी होती है, परमाणु क्रमांक और परमाणु भार। तो आपको सिंबल दिया जाता है अक्सर ही, और आपको पूछा जाता है कि इसका परमाणु क्रमांक परमाणु भार क्या होगा, और उसके आधार पर आप इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की गणना करते हैं। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल है, चलो इसमें बता दें, आप बताना इसका आंसर, ठीक है। सभी लोग मुझे कमेंट्स में आंसर देंगे। ओके, सो जैसे कि मान लो लिखा हुआ है आपके पास, जैसे मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे फ्लोरीन लिखा हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 9 और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 19, ठीक है। और ऐसी कंडीशन में पूछूं कि फ्लोरीन जो तत्व है इसका परमाणु क्रमांक क्या होगा और इसका परमाणु भार क्या होगा, तो मैंने क्या बोला, देखो यहाँ पे तत्व का सिंबल लिखा हुआ है फ्लोरीन का, हमें पता है। अब नीचे की तरफ जो नंबर है वो परमाणु क्रमांक होता है, और ऊपर की तरफ जो नंबर है वो परमाणु भार होता है। तो मैं पूछूं यहाँ पे परमाणु क्रमांक क्या होगा, तो Z इक्वल टू क्या होगा 9, और A इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 19। ओके, इस तरीके से, तो ये इसका एग्जाम्पल हो जाता है। जरूरी नहीं आपको तत्व का सिंबल दिया जाए, अनजान तत्व के लिए भी पूछा जा सकता है। जैसे मान लो अगर मैं आपसे कहता हूं कि वाई मेरे पास कोई भी एक तत्व है, रैंडम तत्व वाई, वैसे होता है यूटरबियम भी होता है, लेकिन फिलहाल के लिए वाई में एक रैंडम तत्व मान लो, ठीक है, मैं नहीं पता कौन सा है। और यहाँ पे मान लो लिखा हुआ है नीचे की तरफ 70 और ऊपर की तरफ 171 लिखा हुआ रहता है, और ऐसे पूछा जाता है कि इसका परमाणु क्रमांक क्या होगा, इसका परमाणु भार क्या होगा, तो बहुत इजीली पता कर सकते हो। मैंने क्या बोला, ऊपर की तरफ जो भी लिखा हुआ नंबर वो क्या परमाणु भार है, वो फिक्स रहता है, चाहे वो ऊपर लेफ्ट में हो या राइट में हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। या नीचे की तरफ जो नंबर है वो क्या होगा, परमाणु क्रमांक होगा। तो क्या इसका आंसर होना चाहिए, सभी को आई होप आंसर पता चल ही गया होगा। ऊपर की तरफ ये जो 177 है ये तो क्या परमाणु भार ए, और नीचे की तरफ जो 70 है वो क्या परमाणु क्रमांक जेड। ओके, सो आई होप यहाँ तक का सबको क्लियर हो गया होगा। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट भी रहता है, बाकी तत्व के बारे में जितनी ज्यादा नॉलेज रखोगे केमिस्ट्री उतनी ज्यादा इजी हो जाती है, क्योंकि देखो तत्व के बारे में पढ़ना होता है सब कुछ, सही बात है। सो आई होप यहाँ तक का क्लियर हो गया होगा। हम फाइनली अब हम सीख सकते हैं कि आपके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की गणना कैसे करें। ओके, सो एक एक करके देखते हैं, तो हमारे फॉर्मूले क्या है, हमारी ट्रिक क्या है, अब हम उस पर बात करने वाले, ठीक है। सो सबसे पहले हम बात करेंगे सिंपली परमाणु के लिए बात करेंगे, फिर हम अणु और फिर हम आयन पे बात करेंगे, ठीक है। सो परमाणु की अगर बात की जाएगी तो हम ये बोलते हैं कि किसी भी परमाणु में जो प्रोटॉन संख्या होती है जिसको आप P प्लस
क्योंकि प्रोटॉन पे धनावेश होता है, पी से उसे बोलते हैं। तो जो पी प्लस है, प्रोटॉन संख्या है, वो सदैव उसके परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। ये ध्यान रखना, हमेशा परमाणु क्रमांक के बराबर होगी, Z के बराबर होगी, ये ध्यान रखना। चाहे वो कोई भी परमाणु हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। उसका जो भी प्रोटॉन संख्या है, वो सदैव उसके परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। फिक्स है, एकदम फिक्स। ओके। और दूसरी बात हम जो सीखते हैं वो है न्यूट्रॉन संख्या। न्यूट्रॉन आपका n होता है और ये जो जीरो लगा हुआ है, आपको पता है न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता, इसके ऊपर जीरो लगाया जाता है। प्रोटॉन पे एक धनावेश होता है, इस पे +1 लगाते हैं, प्लस। ओके, तो वो क्या होता है, वो परमाणु भार माइनस परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। ओके, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। तो दो फॉर्मूले हमारे पास आते हैं, एक प्रोटॉन के लिए और एक न्यूट्रॉन के लिए। पहले हम इन दो की बात करेंगे। प्रोटॉन संख्या क्या होगी, किसी भी परमाणु के अंदर जो भी परमाणु क्रमांक होगा वही उसकी प्रोटॉन संख्या होगी, एक चीज। दूसरी बात, न्यूट्रॉन संख्या क्या होती है किसी परमाणु के लिए, परमाणु भार में से आपको परमाणु क्रमांक माइनस कर देना है, तो जो संख्या आती है वो हमेशा न्यूट्रॉन संख्या कही जाती है। ये दो बेसिक आपके पास फॉर्मूले होते हैं जो आपको थोड़े से पता होने चाहिए, और जिससे आप किसी भी परमाणु के लिए, परमाणु में जो आपके प्रोटॉन है और जो न्यूट्रॉन है वो आप ज्ञात कर सकते हैं। ओके, पहले हम दो की बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन की बात हम इससे बात करेंगे। तो पहले जैसे कुछ एग्जांपल्स सीख लेते हैं आराम से। जैसे कि अभी मैंने फ्लोरीन का एग्जांपल दिया था ना, फ्लोरीन में नीचे मैंने 9 लिखा था, ऊपर मैंने लिखा था 19। और ऐसे में अगर पूछूं मैं यहाँ पर कि इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितने होंगे, तो आई होप सभी इसका आंसर दे सकते हैं इस पॉइंट में, है ना। आपको केवल पहले दो चीजें पता करनी है, वो मैं सिखा चुका हूँ, परमाणु क्रमांक और परमाणु भार। दो चीजें पता है, आप सब कुछ निकाल सकते हो, सब कुछ। ओके, सो ऐसे में अगर पूछूं तो पहले आपको पता करना होगा कि हमें परमाणु क्रमांक और परमाणु भार क्या है। तो 19 तो हमारा क्या हो जाएगा, परमाणु भार, जो कि हो जाएगा A, और 9 क्या हो जाएगा मेरा परमाणु क्रमांक, जो कि हो गया Z। ठीक है, और अब हमें बताना है कि आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या है। इलेक्ट्रॉन हम इसके बाद में देखेंगे। ओके, सो प्रोटॉन क्या होगा हमारा, जैसे मैंने बोला प्रोटॉन आपका हमेशा परमाणु क्रमांक के बराबर होता है, और परमाणु क्रमांक हमारे पास हमने देख लिया 9 है, तो 9 क्या हो जाएगा, प्रोटॉन की संख्या। बस हो गया, इतना इजी होता है, बहुत इजी है। और परमाणु, हमें न्यूट्रॉन पता करना है, तो न्यूट्रॉन क्या होता है मेरा, होता है परमाणु भार माइनस परमाणु क्रमांक। तो परमाणु भार कितना है मुझे, ऊपर जो नंबर दिया हुआ 19, तो यहाँ पे आ जाएगा 19 माइनस परमाणु क्रमांक हमारा क्या है 9, कितना हो जाएगा 10, तो 10 क्या हो जाएंगे, न्यूट्रॉन हो जाएंगे। बहुत, इतना हो गया, दैट्स इट। इतना ही करना होता है, मुश्किल नहीं होता, बहुत इजी होता है। बस आपको इतना देखना है, किसी भी तत्व के सिंबल को देखते हुए, उसके चिन्ह को देखते हुए, परमाणु क्रमांक परमाणु भार क्या क्या है, उसके आधार पर बस आपको फॉर्मूले में रखना है। और फॉर्मूला भी नहीं, ध्यान से देखा जाए तो फॉर्मूला भी नहीं है, बहुत ही इजी चीज है। ओके, तो ऐसे करके आप पता कर सकते हो। क्लियर है? ओके, तो इस तरीके से आप परमाणु क्रमांक और परमाणु भार के आधार पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किसी भी परमाणु के अंदर निकाल सकते हो। क्लियर है? अच्छा, अब बात करते हैं, थोड़ा सा मैं अणु पे और बात कर लेता हूँ, और उसके बाद फिर हम इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे। ठीक है, एक अणु के लिए और हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो देखो अणु के लिए बात करें तो वो भी सिंपल ही है। किसी अणु के अंदर आप प्रोटॉन या न्यूट्रॉन कैसे पता करते हो, तो अणु किससे मिलकर बनता है, मैंने क्या बोला था, जो परमाणु होते हैं वो मिलकर के क्या बनाते हैं, अणु को बनाते हैं। सही, हम क्या बोलते हैं, अणु क्या होता है, अणु बेसिकली जो भी आपके अलग अलग प्रकार के परमाणु है, चाहे वो समान हो असमान हो, कैसा भी हो, उन सब से मिलकर बना होता है ना। तो इसी प्रकार से, और आपके कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको किसी अणु के अंदर, अगर आपको प्रोटॉन या न्यूट्रॉन अगर पता करना है, तो कुछ मत करो, वो अणु जिस भी परमाणु से मिलकर के बना है, उन सबके प्रोटॉनों को या उन सबके न्यूट्रॉनों को ज्ञात करो और जोड़। दैट्स इट। यानी यहाँ पर क्या करना पड़ेगा आपको, अगर आपको अणु में ज्ञात करना है प्रोटॉन या न्यूट्रॉन, अगर आपको ज्ञात करना है किसी भी अणु के लिए, तो क्या करना पड़ेगा, जो भी आपके परमाणु हैं, जिससे भी वो अणु मिलकर के बन रहा है, उन सबके प्रोटॉनों को जोड़ दो या उन सबके न्यूट्रॉनों को जोड़ दो। यानी यहाँ पे परमाणु के प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन को जोड़ दें। ओके, सभी परमाणुओं के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ दो, आपको ओवरऑल जो भी आपका अणु है उसके अंदर आपको इलेक्ट्रॉन आई मीन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या मिल जाती है। कैसे, इसका थोड़ा सा हम एग्जांपल देख लेते हैं, है ना। जैसे कि पानी का फॉर्मूला तो हर कोई जानते हैं ना, हर कोई जानता है जल का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है, H2O होता है। अब H2O क्या है, अणु है। अणु क्यों है, क्योंकि देखो इसके अंदर 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है, यानी अलग अलग प्रकार के परमाणु से मिलकर के बन रहा है। अब मैंने क्या बोला, आपको क्या करना है, आपको ये पता करना है कि ये अणु जो है वो किस किस परमाणु से मिलकर बन रहा है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि H2O तो हो गया मेरा अणु, ठीक है, और ये अणु किस किस चीज से मिलकर बन रहा है, हमारे पास क्या है, इसमें 2 तो हाइड्रोजन के परमाणु है और एक क्या है मेरे पास, ऑक्सीजन का परमाणु। क्लियर है, क्योंकि H2 है ना, मतलब 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है मेरे पास 1 है। तो पहले ये चीज पता करो
कि आपका अणु किस किस परमाणु से मिलकर बन रहा है, किस संख्या में। दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है, संख्या भी देखना है कौन कौन से परमाणु है और वो कितनी संख्या में है, तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा वो अणु किससे परमाणु से मिलकर बन रहा है। अब हमने क्या बोला, हमें क्या पता करना है, मुझे पता करना है इसमें प्रोटॉन कितने हैं और मुझे पता करना है H2O के अंदर न्यूट्रॉन टोटल कितने होंगे। तो मैंने क्या बोला, प्रोटॉन अगर आपको पता करने हैं तो आपका जो भी अणु है वो जिस जिस परमाणु से मिलकर बन रहा है उसके सभी के प्रोटॉनों की संख्या को देखो और जोड़ दो, तो आपको टोटल जल के अणु के अंदर प्रोटॉन मिल जाते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ, सो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि मेरे पास देखो दो तो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। अब एक हाइड्रोजन के अंदर कितना प्रोटॉन होता है, एक ही प्रोटॉन होता है क्योंकि परमाणु क्रमांक हाइड्रोजन का एक होता है ना। सो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक हम जानते हैं एक होता है और ऑक्सीजन का कितना होता है, वो होता है 8। तो वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिंबल के साथ। ओके, और हाइड्रोजन का परमाणु भार एक होता है और ऑक्सीजन का जो परमाणु भार है वो आपका 16 होता है। तो वो मैंने यहाँ पे डाटा मेंशन कर दिया, तो चिंता मत करना। तो अब अगर पूछा जाए हाइड्रोजन के अंदर कितने प्रोटॉन होंगे या कितने न्यूट्रॉन होंगे, पहले वो पता कर लो, और ऑक्सीजन के अंदर कितने प्रोटॉन या कितने न्यूट्रॉन है वो पता कर लो, तो इनको जोड़ दो, आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये मैं साइड में कर देता थोड़ा सा। सो अगर हाइड्रोजन की अगर बात की जाएगी जिसको 1H1 बोलते हैं और ऑक्सीजन का 8O16 होता है, तो यहाँ पर अगर बात करेंगे तो मेरे पास परमाणु क्रमांक कितना है, Z है मेरे पास 1, A है मेरे पास 1, और यहाँ पर ऑक्सीजन के लिए बात करेंगे तो Z कितना है मेरा 8 और A है मेरा 16। ठीक है, 16 हो जाता है। तो ऐसे में अगर बात किया जाए तो हम यहाँ पे कर सकते हैं, नीचे लिख सकते हैं आराम से, हाँ 16 हो जाए। ठीक है, अब ऐसे में बोला जाए कि इसमें प्रोटॉन कितने होंगे न्यूट्रॉन कितने होंगे, तो कुछ मत करो। तो प्रोटॉन क्या होगा मेरा, जैसा आपको पता ही है, परमाणु क्रमांक के बराबर जो कि हो जाएगा 1, और न्यूट्रॉन क्या हो जाता है, न्यूट्रॉन होता है परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक को माइनस करना है। तो ए भी मेरा 1 है, जेड भी मेरा 1 है, तो एक में से एक गया तो क्या बचा, 0। तो इसका मतलब क्या होता है कि हाइड्रोजन के अंदर कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता है, इसका मतलब बस इतना सा। ओके, तो न्यूट्रॉन 0 है, क्लियर है। अच्छा, ऑक्सीजन की बात करेंगे तो यहाँ पे मेरे पास कितने प्रोटॉन होने चाहिए, जेड के बराबर यानी कि 8, और न्यूट्रॉन कितने होने चाहिए मेरे पास, न्यूट्रॉन होंगे मेरे पास 16 में से अगर 8 गए तो क्या बचा, देखिए ए में से जेड घटाना है ना, तो कितना हो जाएगा 8, तो वो भी मेरे पास 8 है। तो 8 ही मेरे पास प्रोटॉन है और 8 ही मेरे पास न्यूट्रॉन। तो ये मुझे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के सारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या मिल गई है। अब मुझे बस इनको सही तरीके से जोड़ना है। अब अगर मैं बात करूंगा टोटल अणु के अंदर कितने होंगे, तो मेरे पास तो हाइड्रोजन कितने, 2 है, और एक हाइड्रोजन के अंदर एक प्रोटॉन होता है, तो 2 हाइड्रोजन के अंदर कितने हो जाएंगे, 2 प्रोटॉन। तो मेरे पास 2 हाइड्रोजन थे और दोनों में एक एक प्रोटॉन होता है, तो 1 प्लस मेरे पास ऑक्सीजन 1 है, और एक ऑक्सीजन में कितनी है मेरे पास टोटल प्रोटॉन, 8। तो यहाँ पे 8 यानी कि 2 प्लस 8 इक्वल टू 10, यानी कि मेरे पास टोटल H2O के अंदर 10 प्रोटॉन होंगे। और न्यूट्रॉन की बात की जाए तो मेरे पास कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन, और एक हाइड्रोजन में कितना न्यूट्रॉन, 0। तो यानी कि 2 हाइड्रोजन थे और 2 में 0 न्यूट्रॉन, क्लियर। प्लस ऑक्सीजन मेरे पास क्या है, 1 इंटू एक ऑक्सीजन में कितना न्यूट्रॉन है मेरे पास टोटल 8, तो यहाँ पर हो जाएगा 8। तो कितना हो जाएगा, 0 प्लस 8 कितना हो जाएगा, टोटल 8। यानी H2O के अंदर टोटल 8 तो मेरे पास न्यूट्रॉन होते हैं और टोटल मेरे पास कितने प्रोटॉन हो जाते हैं, 10 मेरे पास क्या है, प्रोटॉन हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप किसी अणु के अंदर भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की गणना कर सकते हो। अब कुछ नहीं करना, बस आपको ये देखना पड़ेगा कि वो जो अणु है वो कौन कौन से परमाणुओं से मिलकर के बन रहा है। वो परमाणु की संख्या के अनुसार आप उनके प्रोटॉन को और न्यूट्रॉन को निकाल करके ऐड कर दो और आपको टोटल अणु के अंदर मिल जाएगा। क्योंकि देखो अणु क्या है, अणु परमाणु से मिलकर बन रहा है। तो अगर आपको किसी अणु के अंदर सभी परमाणु सभी प्रोटॉन या न्यूट्रॉन पता करने हैं तो उन परमाणुओं के अंदर निकाल के ऐड कर दो, फिर आपको आंसर मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं। क्लियर, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन के लिए। अब देखो इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, और चिंता मत करना, आपके पास के भी हर एक चीज को बताएंगे, तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, बहुत ध्यान सुनना, बहुत ईजी हो जाएगा। ओके, तो देखो अगर हम बात करेंगे किसी भी परमाणु के लिए, किसी परमाणु में अगर आप इलेक्ट्रॉन की संख्या काउंट करते हो तो कैसे करते हो, तो पहले आपको एक छोटी सी चीज देखनी पड़ेगी। क्या, आपको ये देखना पड़ेगा कि जो भी आपका परमाणु है, ओके, उसके अंदर कोई आवेश है या कोई आवेश नहीं है। ओके, तो हम दो चीज देखते हैं। अगर उसमें कोई आवेश नहीं है, ध्यान रखना किसी भी कण पर अगर आवेश नहीं होता उसको उदासीन बोला जाता है। ओके, उदासीन, उदासीन का मतलब क्या है, कोई आवेश का ना होना। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसका मतलब क्या होता है, कोई आवेश ना होना, ना तो धनावेश होगा ना ऋणावेश होगा, कुछ भी नहीं होगा, तो उसको उदासीन बोलते हैं। ठीक है, अब ऐसा अगर बात करेंगे, अगर ऐसी कंडीशन दी जाए तो हम क्या बोलेंगे,
तो ये कहा जाता है कि इस कंडीशन पे अगर कोई आवेश नहीं है, तो हम बोलते हैं कि परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन संख्या होती है, वो और जो प्रोटॉन संख्या है, वो एक दूसरे के बराबर होती है। अगर देखो बात बिल्कुल सही भी है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है -1 होता है और प्रोटॉन पे क्या होता है +1 होता है। अब परमाणु अगर उदासीन है तो वो क्यों होगा? क्योंकि टोटल प्रोटॉन और टोटल इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के बराबर होंगे। मान लो अगर 10 प्रोटॉन है और अगर मुझे चाहिए कि वो उसे उदासीन करना है, तो 10 प्रोटॉन पे कौन सा आवेश होगा? +10, तो मुझे -10 चाहिए होगा ना। और -10 कब आएगा? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पे -1 है, तो 10 इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होते हैं, इसलिए परमाणु उदासीन रहता है। ठीक है? तो इसलिए हम ये बोलते हैं कि अगर परमाणु उदासीन है, इसमें कोई आवेश नहीं है, तो जो उसकी प्रोटॉन संख्या है, वही उसकी इलेक्ट्रॉन संख्या के बराबर हो जाती है। और प्रोटॉन संख्या किसके बराबर है वो आप जानती है, प्रोटॉन संख्या सदैव परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। तो अगर आपको परमाणु क्रमांक पता है, तो आप प्रोटॉन संख्या प्राप्त कर सकते हो। प्रोटॉन संख्या पता है तो आपको इलेक्ट्रॉन संख्या पता चल जाएगी। ओके, क्लियर है? तो ये तो बेसिक वाला पार्ट है, अगर कोई आवेश नहीं है तो। लेकिन अगर कोई आवेश आ जाए तब क्या करोगे? तो आपको थोड़ा देखना पड़ता है। अगर परमाणु पर कोई आवेश आ जाए, अब आवेश आपको पता है 2 प्रकार का हो सकता है, या तो धनावेश होगा या फिर ऋणावेश होगा, ठीक है? तो यहाँ पर अगर धनावेश और ऋणावेश हो तो क्या करेंगे? तो देखो अगर आपको धनावेश दिया जाए, ठीक है? तो क्या होता है? तो हम ये बोलते हैं जो इलेक्ट्रॉन संख्या होती है, वो होती है परमाणु क्रमांक माइनस धनावेश की मात्रा, कि जितना भी प्लस आवेश उस परमाणु पे दिख रहा है आपको, उस आयन के ऊपर, अब देखो आवेश का मतलब क्या है? आवेश का मतलब ये होगा कि अब हम बात कर रहे हैं थोड़ा-सा आयन के लिए, कि अगर आयन बन जाता है कोई, क्योंकि आयन का मतलब क्या है? उसपे आवेश आएगा, ठीक है? तो अगर उसपे या तो धनावेश होगा या ऋणावेश होगा। धनावेश अगर है, जितना भी प्लस आवेश होगा मतलब +1, +2, +3 कुछ भी हो, तो जो भी आपका परमाणु क्रमांक होगा, उसमें से आप उस धनावेश का जो भी नंबर है, उसको आप माइनस करोगे। तो जो नंबर आएगा, तो जो वैल्यू होती है, वो आपके इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर हो जाती है। ऐसा हम कहते हैं कि उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं आपके पास। और ऋणावेश का मतलब क्या होता है? अगर किसी में माइनस आवेश है, -1, -2, -3 इस तरीके से कुछ है, तो जो भी ऋणावेश की मात्रा होगी, उसको आप परमाणु क्रमांक में जोड़ देते हो। यहाँ पर आप जोड़ दो, यहाँ पर आप माइनस कर दो, ठीक है? हालाँकि इसका देखो लॉजिक भी है, बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है। देखिए देखो, अगर किसी आयन पे धनावेश ऋणावेश आता क्यों है? ये ध्यान रखना, किसी भी परमाणु पे अगर बात करेंगे धनावेश आ रहा है, इसका मतलब ये है कि इस परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो असल में बाहर निकल चुका है, ठीक है? इस रीज़न से उस पर धनावेश आता है। अब जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, उतनी संख्या में प्लस आवेश भी आएगा, तो इसलिए हम उसको माइनस कर रहे हैं परमाणु क्रमांक में से, ठीक है? और अगर मान लो किसी पर ऋणावेश आए, तो ऋणावेश कब आता है? जब बाहर से किसी परमाणु पर कोई बाहर से एक इलेक्ट्रॉन आकर के जुड़ जाए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे माइनस है, तो इलेक्ट्रॉन अगर आएगा तो अपने साथ माइनस चार्ज लेकर आएगा, तो जितने इलेक्ट्रॉन आएंगे उतना ही माइनस आ जाता है, तो आप इसलिए उसको ऐड कर देते हो परमाणु क्रमांक के अंदर। इस तरीके से हम बात करें, ओके? तो इसकी मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं पूरे तरीके से, कि किसी के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन भी देखेंगे, अब हम प्रोटॉन भी और न्यूट्रॉन सब कुछ निकाल के देखेंगे, ठीक है? सो कुछ एग्जाम्पल देखते हैं अच्छे से। तो जैसे कि मान लो मैं कोई एक तत्व x दे रहा हूँ, ठीक है? आराम से देखना और आप खुद भी ट्राई करना, ठीक है? इसका मतलब नहीं ट्राई नहीं करो, केवल देख रहे हो, ट्राई करना खुद से। और अगर मेरे से पहले हो जाए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है? तो मैच करके देखना। सो मान लो एक परमाणु है जिसका मैं चिन्ह x बोल रहा हूँ, और मान लो मैं इसका कह रहा हूँ कि इसका परमाणु क्रमांक 20 है, और इसका जो परमाणु भार है मान लो वो आपका 44 दिया हुआ, ठीक है? और ऐसी स्थिति में आपको मतलब मैंने एक तत्व दिया है जिसका परमाणु क्रमांक और परमाणु भार ऑलरेडी बताया गया है, और अब आपको बताना है कि इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों ही आपको ज्ञात करना है। ओके, तो आपको क्या-क्या ज्ञात करना है? आपको ज्ञात करना है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और आपको न्यूट्रॉन ज्ञात करना है। 3 चीज़ आपको पता करनी है, ठीक है? लेकिन जैसा कि आपको पता होगा, अगर आपको ये ज्ञात करना है तो पहले आपको परमाणु क्रमांक और परमाणु भार पता होना चाहिए। सो अगर इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो आपको पता होगा कि नीचे की तरफ जो नंबर है वो तो क्या होता है? आपका परमाणु क्रमांक होता है। तो Z कितना है हमारे पास? Z है हमारे पास 20 और A है मेरे पास क्या? 44, जो कि ऊपर वाला नंबर, ठीक है? तो ये तो यहाँ पे क्लियर हो गया। ये साइड का डाटा है जो आपने इसमें देख के निकाला, तो उसको एक तरफ अलग लिखना है, साफ-साफ नहीं करना, ठीक है? अच्छा, अब बात करेंगे प्रोटॉन क्या होते हैं, तो मैंने क्या बताया? आपका परमाणु, जो आप आपको देखो केवल परमाणु दिया है, अणु तो नहीं दिया, ना कोई आयन दिया है। तो ऐसी स्थिति में अगर बात करेंगे तो प्रोटॉन क्या होगा? प्रोटॉन तो सदैव आपके परमाणु क्रमांक के बराबर होता है। तो परमाणु क्रमांक कितना है? 20 है। तो प्रोटॉन की संख्या क्या आ जाएगी हमारे लिए? 20। तो ये तो हमारा डायरेक्ट देख के ही होगा कि भाई जो परमाणु क्रमांक है वही आपके प्रोटॉन की संख्या के बराबर हो जाता है, ठीक है? अच्छा, न्यूट्रॉन की संख्या हमें निकालना आता है ऑलरेडी, है ना? न्यूट्रॉन हम निकालते हैं, सेकंड नंबर पे हम न्यूट्रॉन निकाल दो, ठीक है? न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं? जो भी परमाणु भार है, उसमें से परमाणु क्रमांक को माइनस करते हैं, यही हम करते हैं। और क्या आपको याद है न्यूट्रॉन क्या होता है? ये तो आपके Z के बराबर हो गया, चलो। न्यूट्रॉन क्या होता है आपका? A - Z होता है। और A क्या है मेरा? 44, जो कि परमाणु भार है, आपको दिख रहा है। सो 44 माइनस 20 कितना हो जाएगा मेरे पास? 20। ये क्या हो जाएगा मेरा? इसका न्यूट्रॉन की संख्या हो जाएगी। क्लियर है? लास्ट हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की। तो इलेक्ट्रॉन में मैंने क्या बोला? पहले आपको देखना पड़ेगा
कि आपका जो भी कण आपको दिया हुआ है, जो परमाणु दिया हुआ है, उस पर कोई आवेश है या नहीं है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो मुझे कोई भी प्लस या माइनस कुछ नहीं दिख रहा, मतलब क्या है ये उदासीन, इसमें कोई आवेश नहीं है। और अगर आवेश नहीं होता है तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होते हैं, आपको याद होगा क्या होता है, अगर कोई भी आवेश नहीं है, उदासीन हो, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है, या परमाणु क्रमांक के बराबर कह लो, एक ही बात आ जाती है ना। तो परमाणु हमारा कितना है, परमाणु क्रमांक हमारा 20 है, या प्रोटॉन भी हमारे 20 है, तो इलेक्ट्रॉन भी मेरे 20 ही होंगे। और इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। तो अगर आपको बोला जा रहा है कि कोई भी तत्व दिया जाए, परमाणु क्रमांक या परमाणु भार दिया जा रहा है सिंबल के तौर पे या क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तो आप डायरेक्टली प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन या न्यूट्रॉन पता कर सकते हैं। क्लियर है? आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ओके, अभी हम थोड़े से और एग्जांपल इसमें देखते हैं। अगर इस पे आवेश आ जाता है तब हम देखते हैं आवेश की स्थिति में क्या होता है, क्योंकि वो भी तो करना है ना। सो एक और एग्जांपल देखते हैं। ओके, एग्जांपल नंबर सेकंड डाल देते हैं, ठीक है। अच्छा, सो मान लो कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि मेरे पास जैसे कैल्शियम है, यहाँ पे 20 लिख दिया मैंने, यहाँ पे यहाँ मैंने लिख दिया 40, और इस पर मैंने लगा दिया +2, ठीक है। और अब आपको बताना है कि यहाँ पर मेरे पास टोटल प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या फिर इलेक्ट्रॉन कितने। ओके, क्लियर है? अच्छा, अच्छा एक बार मैं आपको बता देता हूँ, बहुत ही क्लियर नोट करके ये बात देखना हमेशा समय, कि अगर आपके पास कोई आवेश भी अगर आ, जैसे यहाँ पर देखो धनावेश आ गया है ना, हम और एग्जांपल देखेंगे जिसमें ऋणावेश भी आएगा। तो ऐसी स्थिति में एक बार ध्यान रखना, आवेश के आ जाने से केवल इलेक्ट्रॉन की संख्या पे फर्क पड़ता है, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन की संख्या पे कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसा आप निकालते हो वैसे ही निकालो। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हमेशा ध्यान रखना। तो ये मैं यहाँ पे नोट के फॉर्म में यहाँ पे लिख देता हूँ, आराम से आप भी लिख लेना। तो नोट क्या बोलता है कि आवेश से, नोट ध्यान रखना, कि आवेश से इलेक्ट्रॉन की संख्या बदलती है। ओके, अब प्रोटॉन या न्यूट्रॉन नहीं। ओके, ये बात आपको सदैव ध्यान रखना है। अगर आवेश आएगा तो केवल इलेक्ट्रॉन की संख्या बदलेगी, प्रोटॉन की संख्या या न्यूट्रॉन की संख्या पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे यहाँ पर अगर बात करेंगे तो यहाँ पर आप जैसे आप प्रोटॉन निकालते हो वैसे ही निकालो, जैसे आप न्यूट्रॉन निकालते हो वैसे ही निकालोगे। केवल आपको इलेक्ट्रॉन की संख्या में थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, क्योंकि धनावेश आया, तो धनावेश की जो कंडीशन है जो आपने जस्ट देखी थी उसी को आपको यूज देना और आपका आंसर हो जाएगा। सो यहाँ पर अगर मैं करूँ तो देखो परमाणु क्रमांक तो क्या हो जाएगा मेरा 20 हो जाएगा Z, तो नीचे की तरफ लिखा हुआ है 40 क्या हो जाएगा मेरा परमाणु भार हो जाएगा A हो जाएगा। और +2 क्या है मेरे, +2 हो जाएगा मेरे परमाणु पे जो भी आवेश आ रहा है, क्योंकि +2 का, ठीक है, धनावेश। तो यहाँ पर अगर पूछूं कि प्रोटॉन कितने होंगे, तो प्रोटॉन तो बहुत ही सिंपल है, प्रोटॉन क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मेरा 20 ही हो जाएगा, क्योंकि परमाणु क्रमांक मेरा वही है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ न्यूट्रॉन कितना होगा, तो न्यूट्रॉन आपका होता है A - Z हो जाता है। A मेरा कितना है 40 है, माइनस Z कितना है मेरा 20, तो क्या हो जाएगा 20, तो 20 ही क्या हो जाएंगे मेरे न्यूट्रॉन की संख्या हो जाएगी। तो प्रोटॉन भी मेरे 20 है, न्यूट्रॉन भी मेरे 20, ठीक है। सवाल है इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो मैंने क्या बताया था, अगर धनावेश आ जाए तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है हमारे पास, तो देख लो धनावेश होता है, क्या होता है, जो भी परमाणु क्रमांक है उसमें धनावेश की मात्रा, जितना भी प्लस आवेश आपको दिख रहा है उसको माइनस कर दो। तो मेरे पास परमाणु क्रमांक कितना है 20 है, तो ये क्या मेरा 20 माइनस मेरे पास धनावेश कितना दिख रहा है, हमें दिख रहा है यहाँ पे +2। तो देखो प्लस से मतलब नहीं है, आवेश के प्लस या माइनस हो वो मत देखना, केवल नंबर देखना, मात्रा देखना, ओके, चिन्ह मत देखना। तो यहाँ पे 2 है ना, तो 2 को आप क्या कर दोगे माइनस, तो क्या हो जाएगा 1। तो मेरे पास कैल्शियम +2 में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। क्लियर है? तो ये हो गया एक धनावेश के लिए। एक ऋणावेश का एग्जाम्पल और देख लेते हैं, चलो फटाफट एक ऋणावेश का और देख लेते हैं। जैसे मान लो मैं आपसे कह रहा हूँ ऑक्सीजन और -2, ठीक है, ऑक्सीजन -2 है, और इस पे 8 और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 16, ठीक है, ये आपकी बात है। अब आपको बताना है यहाँ पे कि हमारे पास ऑक्सीजन जो है इसके अंदर टोटल हमारे पास प्रोटॉन कितने होंगे, टोटल न्यूट्रॉन कितने होंगे और टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। ओके, सो फटाफट इसको करना एंड कमेंट सेक्शन मुझे बताना कि आपका आंसर क्या क्या है। ओके, एंड मैं चेक भी कर लूंगा, चिंता मत करना इस बात का। सो यहाँ पर अगर बात किया जाएगा, सो एक बार के लिए मैं देख लेता हूँ कि इसका क्या आंसर होना चाहिए। सो आई होप सबने इसे कर लिया होगा, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ना। आपको बस क्या देखना है, परमाणु क्रमांक और परमाणु भार क्या है, एंड देन आपको देखना है कि माइनस आवेश है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या में फर्क पड़ेगा, लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे कि मैंने कहा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात करेंगे तो Z मेरा कितना है, मेरे पास 8 है, A है मेरे पास कितना 16 है। ओके, सो प्रोटॉन कितना हो जाएंगे मेरे पास Z के बराबर हो जाएगा जो कि है 8, और न्यूट्रॉन मेरे पास कितना हो जाएगा A - Z, यानी कि 16 - 8 यानी कि 8, यानी 8 ही प्रोटॉन और 8 ही मेरे पास क्या न्यूट्रॉन। सवाल है इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, अब इलेक्ट्रॉन कितना होंगे, अब देखो ऋणावेश है कितना है -2, अब तो मात्रा से फोकस करना,
ये नहीं कि माइनस सिंबल को लेके चलोगे, नहीं वो नहीं लेना, केवल नंबर देखना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, परमाणु क्रमांक में ऋणावेश की मात्रा को आप जोड़ देंगे, यहाँ पे प्लस करना है, माइनस नहीं करना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपके पास, तो 8 परमाणु क्रमांक का प्लस 2, तो कितना हो जाएगा आपका 10, यानी टोटल मेरे पास कितना हो जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो जाएंगे, ठीक है। बच्चों को ध्यान रखना, एक गलती सबसे ज्यादा कर दी जाती है यहाँ पे, बहुत ज्यादा, क्या कि हम क्या करते हैं -2 ले लेते हैं यहाँ पे और -2 को जोड़ने की कोशिश करते हैं, तो वो गलत है। माइनस नहीं लेना है, मैं क्या बोल रहा हूँ, केवल मात्रा लेनी है, चिन्ह को लेके मत चलना, ठीक है, ये मत क्लियर रखना। ओके, सो आई होप आपको ये वाला पार्ट क्लियर हो गया होगा। किसी भी परमाणु पर अगर आवेश आया तो, ठीक है। अब हम थोड़ा सा एक अणु पर एग्जांपल और देख लेते हैं, ओके, एंड देन फिर आपको आई होप ये वाला टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो एक तो एग्जांपल्स और कर लेते हैं थोड़े से, जैसे कि अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ आपको कहा जाए CO3 -2, मान लो मैं आपको ये एक आयन दे देता हूँ और ऐसी स्थिति में पूछूंगा कि यहाँ पर टोटल प्रोटॉन कितने होंगे, टोटल न्यूट्रॉन कितने होंगे और टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, आपको तीनों चीजें पता करनी है। तो कैसे करें, ये थोड़ा सा अच्छा हो जाता है हमारे लिए, तो इसको थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, सो देखो हमने क्या बोला, आपके पास एक अणु है जिस पर आवेश, मतलब ये ओवरऑल आयन बन चुका है, तो ऐसी स्थिति में बताना। तो मैंने क्या बोला था, ये जिस से मिलकर के बन रहा है, पहले उनको आप अलग अलग देखो इसमें क्या क्या कितने परमाणु है, और फिर आप उनके आधार पर उनके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ सकते हो, और उसी के आधार पर आप इलेक्ट्रॉन भी जोड़ सकते हो। कैसे, बहुत ज्यादा। सो देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास इस आयन के अंदर मेरे पास क्या है, एक तो मेरे पास कार्बन और 3 मेरे पास क्या है, ऑक्सीजन, ठीक है। और इसके अलावा मेरे पास -2 का मतलब क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन और अलग से आ चुके हैं, पर चलो वो बात की बात है। फिलहाल के लिए मेरे पास यहाँ पे कौन कौन से परमाणु है, एक तो कार्बन का परमाणु है और 3 मेरे पास ऑक्सीजन के परमाणु है, ठीक है। अब देखो प्रोटॉन या न्यूट्रॉन निकालने में तो आवेश का कोई लेन देन है नहीं, तो यहाँ पर -2 हो या -10 हो या कुछ भी लिखा हो माइनस में या प्लस में, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आप वैसे ही निकालोगे, इसमें कोई बदलाव नहीं आता, ठीक है। सो अगर मैं बात करूंगा प्रोटॉन के लिए, तो पहले मुझे कार्बन और ऑक्सीजन के बारे में, इनके परमाणु क्रमांक और परमाणु भार जरूर ज्ञात होने चाहिए। तो क्या होगा मेरे पास यहाँ पे, तो यहाँ पे कार्बन का 6 और 12 होता है और ऑक्सीजन का 8 और 16 होता है। तो यहाँ पर Z की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे लिए 6 और A हो जाएगा मेरे पास 12, और यहाँ पर Z की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 8 और A हो जाएगा मेरे पास 16। ओके, तो ये वाली चीज तो यहाँ तक आ जाती है, क्लियर। और अब हम आराम से पता कर सकते हैं कार्बन के पास कितने प्रोटॉन है, ऑक्सीजन में कितने, वो आप एक बार में निकाल सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर अगर हम बात करें थोड़ा सा, सो आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो इस केस में अगर बात करेंगे फॉर कार्बन, तो प्रोटॉन कितने हो जाएंगे मेरे पास, परमाणु क्रमांक 6 के बराबर, और न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा, 12 में से 6 माइनस कर दो, सीधे सीधा लाइक डायरेक्टली कर सकते हो आप, है ना। तो कितना हो जाएगा, वो भी 6 है। और ऑक्सीजन के लिए बात करेंगे तो प्रोटॉन भी मेरे पास कितने होते हैं, 8 हो जाएगा, और मेरे पास न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे, वो भी मेरे पास 8 हो जाएगा। 16 में से 8 माइनस करोगे 8 आएगा, ठीक है। तो मेरे को दोनों के लिए, कार्बन और ऑक्सीजन दोनों के लिए मुझे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पता चल चुके हैं। अब मुझे बस इस अणु के लिए, इस अणु आयन के लिए मुझे निकालना, ठीक है। तो हमें पता है कि भाई ये जो अणु आयन है वो कितने कार्बन कितने ऑक्सीजन मिलकर बन रहा है, तो आपको हर एक के लिए प्रोटॉन को जोड़ देना है और हर एक के लिए अलग से न्यूट्रॉन को जोड़ देना है। सो अगर मैं बात करूंगा CO3 -2 में, तो हमारे पास एक कार्बन है और 3 ऑक्सीजन, ठीक है। सो अगर मैं बात करूं प्रोटॉन के लिए, तो एक कार्बन के पास कितना प्रोटॉन है, 6, तो एक कार्बन जिसपे मेरे पास 6 प्रोटॉन है, प्लस 3 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन पे कितना प्रोटॉन, 8, तो 3 पे क्या होगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल सी बात है ना। तो क्या हो जाएगा मेरे पास, 6 + 8 = 24, ये टोटल 30। तो यानी कि मेरे पास टोटल 30 क्या हो जाएंगे, मेरे पास प्रोटॉन हो जाएंगे। सिंपल, आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। और अगर बात करेंगे न्यूट्रॉन के लिए, तो न्यूट्रॉन की बिल्कुल सेम निकालोगे। न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा मेरे पास, एक कार्बन पे कितने न्यूट्रॉन है, 6, तो यानी कि 1 × 6, 1 क्या, देखो ध्यान रखना 1 क्या नंबर है, कितने कार्बन है मेरे पास, ओके, प्लस 3 ऑक्सीजन है, तो 3 × एक ऑक्सीजन पे कितना न्यूट्रॉन है, 8, तो वही वाली बात हो जाएगी, 6 + 8 = 24, टोटल 30। तो मेरे पास 30 ही प्रोटॉन होंगे और 30 ही न्यूट्रॉन होंगे। जैसे मैंने बोला, आवेश आने से, चाहे वो किसी अणु पर आवेश आए, चाहे वो किसी परमाणु पर आवेश आ जाए, इससे फर्क नहीं पड़ता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालने का तरीका सेम रहता है, ठीक है। अब बात बची हमारे इलेक्ट्रॉन के लिए। अब इलेक्ट्रॉन कैसे निकालोगे, वो भी चलो देखो यहाँ पे। तो इलेक्ट्रॉन में बिल्कुल सेम तरीके से निकालना, ठीक है। देखो आप क्या करोगे, हमने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन कैसे आता है, अगर किसी पर ऋणावेश है, इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन बाहर से आए होंगे, और किसी पर धनावेश है मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर गए होंगे, ये बात हमेशा ध्यान रखना, ओके। सो आप क्या करते हो, अगर जैसे परमाणु के लिए हमने क्या किया था, परमाणु के लिए हमने ये किया था कि आपके जो भी परमाणु क्रमांक है उस पर हमने ऋणावेश की मात्रा जोड़ी या धनावेश की मात्रा को घटाया, सही है।
तो आप यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही करोगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे कि आपके पास ये जो परमाणु जो ओवरऑल जो अणु है, उसमें हमने प्रोटॉन निकाल लिया ना। अब प्रोटॉन क्या होता है? वो परमाणु क्रमांक को शो करता है, सही है? तो आप कुछ मत करना, जो भी आपके प्रोटॉन की संख्या है, अगर ऋणावेश है तो जितना ऋणावेश है उतनी मात्रा को आप जोड़ दो, क्योंकि यहाँ पे माइनस चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर से आए हैं, ठीक है? तो इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा प्रोटॉन की संख्या प्लस जो भी आपका ऋणावेश की मात्रा उसका आप जोड़, इस तरीके से हम निकाल सकते हो, ठीक है? तो ये चीज आप लिख सकते हो। और ये कब लेने वाले हो? अगर आपके पास क्या हो? नेगेटिव आवेश हो, ठीक है? और अगर आपके पास पॉजिटिव आवेश है तो आप क्या करोगे? आप जो भी प्रोटॉन निकालोगे उसमें उसको घटवाओ, तो क्या करोगे आप? तो इलेक्ट्रॉन इक्वल टू क्या हो जाएंगे? प्रोटॉन माइनस जो भी धनावेश की मात्रा होगी। तो इस तरीके से आप किसी अणु या आयन के लिए भी निकाल सकते हो। दोनों तरीके से तरीका वर्क करता है। बिल्कुल पहले जैसे ये, बस यहाँ पे हम परमाणु क्रमांक ना लेकर के टोटल प्रोटॉन को काउंट करें। और आपको वैसे ही पता ही है, प्रोटॉन को लो या परमाणु क्रमांक बोलो एक ही बात है, बराबर ही होते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं पूछूं कि मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे तो कितने होने चाहिए? आपको पता है ऋणावेश है कितना है? -2 का। तो हम क्या करेंगे? प्रोटॉन की संख्या में 2 को ऐड कर देंगे, माइनस नहीं देखना, केवल मात्रा देखनी। तो क्या हो जाएगा? प्रोटॉन प्लस जितना भी ऋणावेश की मात्रा है, तो क्या हो जाएगा? प्रोटॉन आपके 30 है प्लस ऋणावेश कितना है आपके पास? 2 है, तो क्या हो जाएगा? 32। यानी मेरे पास CO3 - 2 में अगर देखा जाएगा तो टोटल 32 इलेक्ट्रॉन है। और इस प्रकार से आप किसी भी अणु, आयन या किसी भी परमाणु के लिए आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन कभी भी काउंट कर सकते हो। बस आपको 2 चीजें पता होनी चाहिए, परमाणु क्रमांक और उसका परमाणु भार क्या है, ठीक है? अगर ये चीज पता है तो आप कर सकते हो। और कई बार क्वेश्चन में ये सब चीजें दी हुई जाती है, किसी अज्ञात तत्व को बोला जाता है कि अज्ञात तत्व है और उसके लिए आपको पता करना। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चंस काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, तो आपको ये जरूर अच्छे से आना चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री के लिए। अच्छा, इसके लिए मैं आपको एक ऑप्शन देता हूँ, एक एग्जांपल और, जहाँ पर ये आपको खुद से करना है। H3O+ अगर मैं आपको दे दूं और इसके लिए आपको पूछा जाए कि यहाँ पर आपको टोटल प्रोटॉन, टोटल न्यूट्रॉन और टोटल इलेक्ट्रॉन की काउंटिंग करनी है, तो ये आपके लिए मैं आपको एक छोटा सा काम दे रहा हूँ, छोटा सा मेरी तरफ से। तो ये चीज जरूर करना एंड मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि इसका सही आंसर क्या होगा। ओके ओके, सो आई होप आपको आज की वीडियो में मजा आया होगा। आज की वीडियो इतनी, एंड आपने सीखा होगा कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, साथ ही परमाणु को कैसे प्रदर्शित किया जाता है। उनकी जो बेसिक बातें हैं जो केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एक छोटी छोटी बातें होती हैं, अगर आपको पता रहेंगी तो आपको केमिस्ट्री में कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि मैंने छोटी छोटी बातें धीरे धीरे करके राई का पहाड़ जो है ना वो बन जाता है। तो वो आपको नहीं ना, राई को राई रहने देना, उसको खा लेना ज्यादा अच्छा रहेगा। ओके, सो ये मत करना। तो छोटी छोटी बातें सीखते रहो अच्छे तरीके से, और जो ट्रिक्स होती है, जो फॉर्मुलेस है, उसको समझते हुए चलना। सो आई होप आपको आज मजा आया होगा, एंड जल्द मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। और मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। तो जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।